नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT कक्षा 12 की जो अंतराल भाग 2 पुस्तिका है ऐच्छिक हिंदी से संबंधित, उसके सभी अध्यायों को एक ही वीडियो में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस पुस्तक में 4 अध्याय हैं जिनके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो अध्याय है उसके रचयिता हैं प्रेमचंद जी। इनका जीवन काल देखें, 1880 में जन्म होता है और 1936 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। इनका जन्म वाराणसी जिले के लहमी ग्राम में होता है। इनके बचपन का नाम धरपत राय माना जाता है। प्रेमचंद की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो वाराणसी में हुई थी। मैट्रिक के बाद वे अध्यापन करने लगे और स्वाध्याय के रूप में इन्होंने BA तक शिक्षा ग्रहण की। आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र भी दे दिया। कौन सा? असहयोग आंदोलन। और पूरी तरह लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए। प्रेमचंद ने अपने जीवन की शुरुआत पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से सर्वप्रथम शुरुआत की। बाद में हिंदी में वो लिखने लगे। उन्होंने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। वे साहित्य को स्वांतः सुखाय न मानकर सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते थे। वे एक ऐसे साहित्यकार थे जो समाज की वास्तविक स्थिति को पैन्य दृष्टि से देखने की शक्ति रखते थे। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यासों एवं कहानियों की रचना की। कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि की दृष्टि से उनकी रचनाएं बेजोड़ मानी जाती हैं। उनकी भाषा सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट मानी जाती है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान रहा है। संस्कृत के प्रचलित शब्दों के साथ साथ उर्दू की रवानी इसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है, जिसने हिंदी कथा भाषा को एक नया आयाम दिया था। इनकी प्रमुख कृतियों की बात करें तो मानसरोवर जो 8 भागों में प्रकाशित है, गुप्तधन के 2 भाग हैं। ये दोनों क्या हैं? कहानी संग्रह है। निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान ये प्रेमचंद जी द्वारा रचित उपन्यास है। करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी ये इनके नाटक हैं। विविध प्रसंग जो 3 खंडों में प्रकाशित है, यह साहित्यिक और राजनीतिक निबंधों का एक संग्रह है। कुछ विचार साहित्यिक निबंध हैं। उन्होंने माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। इस पुस्तक में प्रेमचंद जी का जो सूरदास की झोंपड़ी पाठ है वो इस पुस्तक में दिया गया। ये प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का एक अंश माना जाता है, जिसमें दलित व शोषित जनों की व्यथा अंकित की गई है। सत्ता और पूंजी के गठजोड़ से सूरदास के झोपड़े में आग लगा दी जाती है। ऐसे समय में गांव का वह पूरा समूह जो सूरदास का विरोध में एकजुट होकर सामने आता है कि वो सूरदास की झोपड़े में आग लगाने का पूर्ण विरोध करते हैं और एक हो जाते हैं। इस पाठ की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सूरदास जैसे लाचार और बेबस व्यक्ति की जिजीविका एवं उसके संघर्ष का अनूठा चित्रण किया गया है। यह पाठ भारत के पूर्वी अंचल का अच्छा चित्र खींचता है। यह अध्याय रंगभूमि उपन्यास का अंश है। एक दृष्टिहीन व्यक्ति जितना बेबस और लाचार जीवन जीने को अभिशप्त होता है, सूरदास का चरित्र ठीक इसके विपरीत इसमें दर्शाया गया। सूरदास अपनी परिस्थितियों से जितने दुखी व आहत हैं, उससे अधिक आहत वो भैरव और जगधर द्वारा किए जा रहे अपमान से, उसकी ईर्ष्या से दुखी है। भैरव की पत्नी सौभागी भैरव की मार के डर से सूरदास की झोपड़ी में छिप जाती है। सौभागी को मारने भैरव
सूरदास की झोपड़ी में घुस जाता है, किंतु सूरदास के हस्तक्षेप से वह उसे मार नहीं सकता। इस घटना को लेकर पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी होती है, उस पर लांछन लगाया जाता है। जगधर और भैरव तथा अन्य लोग उसके चरित्र पर प्रश्न उठाते हैं। इस घटना से उसे इतनी आत्मग्लानि हुई कि वह फूट फूट कर रोने लगा। भैरव को उकसाने और भड़काने में जगधर की प्रमुख भूमिका मानी जाती है। उसे ईर्ष्या इस बात की थी कि सूरदास चैन से रहता है, खाता पीता है और उसके चेहरे पर निराशा कहीं भी नहीं दिखाई देती, जबकि जगधर को खाने कमाने के लाले पड़े हुए हैं। भैरव की बहुरिया सौभाग्य पर जगधर नजर भी रखता था। सूरदास और सौभाग्य के संबंधों की चर्चा पूरे मोहल्ले में इतनी हुई कि भैरव ने अपने अपमान और बदनामी का बदला लेने के लिए उसकी झोपड़ी जलाने का प्रण कर लिया। उसने गांठ बांध ली कि जब तक सूर्य को जलाएगा तड़पाएगा नहीं, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। उसे लगा समाज में इतनी बदनामी तो हो ही गई, भोज भात बिरादरी को कहाँ से देगा। भैरव सूरदास पर नजर रखने लगा। अंततः उसने रुपयों की थैली वहां से उठा ली और सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी। सूरदास के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि झोपड़ी के जला दिए जाने के बावजूद भी वह किसी से प्रतिशोध बदला लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि पुनर्निर्माण मतलब दोबारा निर्माण करने में वो विश्वास रखता है। इसलिए वह मिठुआ के सवाल कि जो कोई 100 लाख बार झोपड़ी को आग लगा दे तो के जवाब में दृढ़ता से उत्तर देता है कि हम भी 100 लाख बार ही नई झोपड़ी बनाएंगे। इस अध्याय में आए हुए महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं उपचेतना, इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है। उप का अर्थ होता है निकट, नींद में जागने रहने का एहसास। अग्निदा होता है आग की लपटें या आग का दहन। चिताग्नि मतलब चित्ता में लगी अग्नि, इसमें दीर्घ स्वर संधि है चित्ताधन अग्नि। खुटाई मतलब खोट। तस्कीन होता है तसल्ली या दिलासा। भूबल होता है ऊपर राख नीचे आग। अदावत होता है दुश्मनी। जरीवाना होता है जुर्माना या दंड। नाहक होता है बेमतलब या अकारण। रुपयों की गर्मी मतलब धन का घमंड। बल मटेर मतलब लुटेरे गुंडे बदमाश। मशक्कत मतलब मशक्कत मेहनत परिश्रम। हसद ईर्ष्या डाह। छाती पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या करना। टेनी मारना मतलब कम तोलना। बाट खोटे रखना मतलब तोल सही नहीं रखना। ईमान गंवाना मतलब बेईमानी करना। गुनाह बेलज्जत नहीं रहना मतलब बिना किसी लाभ के गुनाह नहीं करना। ये सारे क्या हैं? ये सारे मुहावरे हैं। झिझकी मतलब संकोच दिया, झांसा देना, ये भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है भ्रमित करना। पेट की था लेना भी मुहावरा है, इसका अर्थ है अंदर की बात जानना। ईमान बेचना भी मुहावरा जिसका अर्थ है व्यवस्था के कारण झूठा या गलत आचरण करना। मुहावरा है गोते खाना जिसका अर्थ है इधर उधर डूबना उतरना। विजय गर्व की तरंग का अर्थ है विजय की खुशी या खुशी की उमंग में। उद्दिष्ट का अर्थ है निश्चित या निर्धारित। अन्य शब्दार्थ हैं अटकल मतलब अनुमान, निराश्यपूर्ण मायूसी के भाव से पूर्ण। अदावत दुश्मनी, तस्कीन सांत्वना, ये तो आ गया। धरण होता है टेक या छत की आधार स्वरूप मोटी लकड़ी। छदाम होता है पुराने पैसे का चौथाई भाग। आबरू होता है प्रतिष्ठा। त्योरी होता है क्रोध से माथे पर बल पड़ना। नेक्स्ट है खोचा मतलब झोला। अन्वेषण होता है खोज। सूरदास की झोपड़ी अंश लिया गया है रंगभूमि उपन्यास से। सूरदास के झोपड़ी में लगी आग को कभी न बुझने वाली आग किसे कहा है? ईर्ष्या की आग की भांति इसको कभी न बुझने वाली आग कहा है। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता, ये बात कही नायक राम ने जगधर पर संदेह होने के कारण। सूरदास की सारी रचनाओं का आधार यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष क्या थी? झोंपड़ी में रखी रुपयों की पोटली जिसमें 500 से अधिक रुपए व थोड़ी बहुत चांदी थी।
तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है, ये सूरदास ने जगधर से कहा, जब जगधर को लगा कि सूरदास कहीं उस पर शंका तो नहीं कर रहा। बाहरी मन से ये सूरदास ने उसे कहा था और सूरदास को पता ही था कि ये आग, इस आग को लगवाने का कारण जगधर ही है, उसी ने भैरव को भड़काया है। दिल की आग तो ठंडी हो गई। भैरव ने सूरदास से बदला ले लेने के कारण जगधर को ये बात कही। पोटली में रखे संचित पूंजी को सूरदास काम में लेना चाहता था। गया जाकर पिंडदान करना चाहता था अपने पूर्वजों का, और मिठुआ का ब्याह करना चाहता था, और कुआं बनवाना चाहता था। थैली होती तो भीख क्यों मांगता। जब जगधर ने उससे पूछा कि तेरी रुपयों की जो थैली है वो भैरव के पास है, तो सूरदास ने जगधर से कहा कि अगर उसके पास रुपयों की थैली होती तो वो दर दर भीख क्यों मांगता। सूरदास ने जगधर से पोटली की बात टालने के लिए ऐसा कहा था। सौभाग्य अपने पति भैरव के डर से रात भर कहाँ छिपी रही, मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में। उसके गुरु तो तुम ही हो, तुम्ही ने मंत्र दिया होगा। ये सौभाग्य ने जगधर से सूरदास की झोपड़ी जलाने के कारण जगधर को ये बात कही। मैंने उजाड़ा है और मैं ही बसाऊंगी। इसमें सौभाग्य के कहने का क्या तात्पर्य है। उसी को भैरव की मार से बचाने के लिए सूरदास की झोपड़ी जली, रुपयों की पोटली चोरी हुई, वही भैरव से वापस पोटली लाकर सूरदास के हाथों में थमाएगी। तुम खेल में रोते हो, ये घिसू मिठुआ को चिढ़ाते हुए कह रहा था। मिठुआ ने पूछा कि दादा, अगर दोबारा किसी ने अपने घर को आग लगा दी तो हम क्या करेंगे। तो सूरदास ने कहा कि हम दोबारा नया घर बना लेंगे। मोहल्ले में सूरदास की बदनामी होने का प्रमुख कारण क्या माना जाता था। सौभाग्य भैरव की मार के डर से उसकी झोपड़ी में छिप जाती है। भैरव उसे ले जाने लगता है, तब सूरदास उसको बचाता है, परंतु भैरव उल्टा कलंक लगा देता है। सूरदास के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या है। किसी से प्रतिशोध की भावना में विश्वास न रखकर पुनर्निर्माण में विश्वास रखना। इस तरह ये पहला अध्याय समाप्त हो चुका है। अब शुरू करते हैं अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 2 के रचयिता हैं संजीव, जिनका जन्म सन 1947 को होता है। संजीव का जन्म ग्राम बांगरकला, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में होता है। उन्होंने BSc तक शिक्षा प्राप्त की थी। समकालीन कहानी लेखन के क्षेत्र में संजीव का नाम प्रमुख माना जाता है। उनकी कहानियों में अधिकतर हंस में प्रकाशित हुई है। उनकी प्रमुख कहानियों का संग्रह है 30 साल का सफरनामा, आप यहाँ हैं, भूमिका और अन्य कहानियाँ, दुनिया की सबसे हसीन और प्रेत मुक्ति आदि इनकी कहानियाँ। उन्होंने एक किशोर उपन्यास रानी की सराय लिखा था। उसके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं किशनगढ़ का अहेरी, सर्कस, जंगल जहाँ शुरू होता है, सावधान, नीचे आग है, धार, सूत्रधार आदि। संजीव की कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। उनकी भाषा में एक ऐसी रवानगी है जो पाठक को बांध कर रखती है। शब्दों का सटीक प्रयोग संजीव की भाषा की अपनी पहचान मानी जाती है। संजीव हंस पत्रिका के कार्यकारी संपादक भी रहे हैं। आरोहण संजीव की एक ऐसी कहानी है जो पहाड़ी क्षेत्रों के मेहनतकश लोगों की जिंदगी को रेखांकित करती है। पहाड़ी लोगों की सरलता, निश्चलता के बरकस शहरी जीवन की दिखावट और बनावट को सामने रखकर संजीव ने इस कहानी में कई प्रश्न उठाए हैं। घटना प्रधान और संवाद संकुल होना इस कहानी की प्रमुख विशेषता है, जो इसे पठनीय भी बनाती है और पाठक के मन में विचार और उत्तेजना भी पैदा करती है। आरोहण का अर्थ होता है चढ़ाई। पर्वतारोहण मतलब इसमें दीर्घ स्वर संधि है, पर्वत धन आरोहण, तो पर्वत पर चढ़ाई। ये अब पाठ्यचर्या का एक अंश बन गया है। ये शिक्षा के पाठ्यक्रमों में स्थान पा चुका है। इसकी पढ़ाई लिखाई पर लोग जीविकोपार्जन से जुड़ रहे हैं।
गर्मियों के दिनों में स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से लोग पर्वतारोहण के लिए पर्वतीय प्रदेशों की यात्रा करते हैं कि छुट्टियां बिताने के लिए लोग घूमने जाते हैं। प्राय पर्वतीय प्रदेश में रहने वाले ही इसके लिए कोच का काम करते हैं। जो जहाँ पर रहता है वो वहाँ की संस्कृति को पूरी तरह से जानता पहचानता है, तो वही उनके लिए कोच का काम करता है। वे बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं क्योंकि पर्वतारोहण उनकी दिनचर्या होती है। पर्वतारोहण के क्षेत्र में बछेंद्री पाल और संतोष यादव का नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है। अब देखते हैं आरोहण कहानी में लेखक ने पर्वतारोहण की जरूरत और वर्तमान समय में उसकी उपयोगिता को रेखांकित किया है। पर्वतीय प्रदेश में रहने वालों के जीवन संघर्ष तथा प्राकृतिक परिवेश से उनके संबंधों को चित्रित किया है। किस तरह पर्वतीय प्रदेशों में प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, पत्थरों के खिसकने से पूरा जीवन तथा समाज नष्ट हो जाता है। आरोहण उसका जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। आरोहण पहाड़ी लोगों की जीवनचर्या का भाग है, किंतु उन्हें आश्चर्य तब होता है जब यह पता चलता है कि वही आरोहण किसी को नौकरी भी दिला सकता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने पर्वतीय प्रदेश की बारीकियों, उनके जीवन के सूक्ष्म अनुभवों, परंपराओं, रीति रिवाजों और उनके संघर्षों, यातनाओं को संजीदगी के साथ रचा है। मैदानी इलाकों की तुलना में पर्वतीय प्रदेशों की जिंदगी कितनी कठिन है, जटिल, दुखद और संघर्षमय होती है, इसका विशद विवरण इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। संजीव की भाषा शैली रोचक है। आंचलिक शब्दों, वाक्यों और पर्वतीय प्रदेश की बोलियों के जो शब्द एवं मुहावरे इस पाठ में आए हैं, वे कथानक को बांधने में सफल हुए हैं। पाठक का ध्यान भी उन्हीं प्रसंगों की ओर बार बार जाता है जिनमें लोक भाषा प्रमुख है। कहानी में ये शब्द संरचनात्मक भूमिका में हैं। इनसे कहानी को पढ़ने समझने में मदद मिलती है। प्रमुख शब्दार्थ हैं खतो किताबत मतलब पत्र व्यवहार, मुकम्मिल, स्थायी, खासम खास, अंतरंग या अति विशिष्ट, तौहीन, बेइज्जती, जर्द, पीला पड़ना, इम्पोर्टेड मतलब आयातित, दरियाफ्त मतलब जानकारी प्राप्त करना या पता लगाना, हया मतलब यहाँ, घाटवटी पहाड़ के पार जाने का रास्ता, चंदो होता सामियाना या चादर, दरकना मतलब फटना, पगुराना जुगाली करना, पेबंद थेगली, सुपिन होता है नदी का नाम, स्फुट होता है अस्पष्ट, कुहेड़ी होता है कुहरा, गसेरी घास वाली, डांडिया मतलब पहाड़ियाँ, हिलांस एक प्रकार का पक्षी, नाबास मतलब न बसना, गफलत मतलब गलत फहमी या असावधानी, अनुतप्त मतलब पछतावे से भरी हुई, रोक पिटन मतलब चट्टान में गड्ढा करना, ड्रिल होता है खोदना, लैंड स्लाइड होता है भूस्खलन, संभ्रांत होता है कुलीन या खानदानी या फिर रईस, मशगूल होता है व्यस्त या लगा हुआ, शिनाख्त होता है पहचान, शख्सियत होता है व्यक्तित्व, तिलस्म होता है जादू, वजूद होता है अस्तित्व, हिलकोरे होता है स्वर लहरी, दिगर होता है अन्य या दूसरा, कुहेड़ी कोहरा, प्रशिक्षार्थी होता है प्रशिक्षण देने वाला, इसमें प्र उपसर्ग है, तिरोहित अदृश्य, आश्वासन सांत्वना, आत्मसात मतलब अपने में समाहित, साइस होता है घोड़ों की रखवाली करने वाला, आरोहण का अर्थ होता है ऊपर की ओर चढ़ना, अहमक होता है नासमझ, स्थित प्रग होता है विवेक बुद्धि, लिहाफ रजाई, अरुणाभ होता है लालिमा लिए हुए, स्निग्ध होता है स्नेहयुक्त, विषयांतर मतलब विषय को बदलना, निर्विकार होता है अविकारी, बकवा होता है मूर्ख। अब क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है आरोहण कहानी क्या रेखांकित करती है, तो वो पर्वतारोहण की जरूरतों और वर्तमान समय में उनकी उपयोगिता को। रूप सिंह अपने गांव माही लौटा था सितंबर के महीने में, कितने वर्ष बाद? 11 वर्ष बाद।
जब वो लौटा तब उनकी आयु थी 24 बरस। मतलब 13 वर्ष का था तब वो गांव से चला गया था। रूप के साथ उसके साथ घूमने कौन आए थे? रूप के गॉडफादर कपूर साहब के बेटे शेखर कपूर, जो IAS ट्रेनी। रूप व शेखर ने माही जाने के लिए किराए पर घोड़े लिए। दोनों को 100 रुपए किराए पर खरीदा था। रूप व शेखर को माही ले जाने के लिए घोड़े लेकर कौन आया? 9-10 वर्ष का एक बालक जिसका नाम था महीप। रूप बचपन में पहाड़े के रोए कहा करता था, पहाड़ पर खड़े देवदार वृक्षों को। महीप के घोड़ों के क्या नाम थे? हीरू और वीरू। शेखर को रूप सिंह ने अपनी बचपन की प्रेमिका का क्या नाम बताया? शैला। रूप सिंह व शेखर कपूर को घोड़ों से नीचे उतरना पड़ा क्योंकि आगे रास्ता पथरीला था और संकरा था और सामने से एक लड़की भेड़ों के झुंड लिए हुए आ रही थी और उनके साथ उस लड़की के साथ एक भौटिया कुत्ता भी था। शैला जो थी रूप सिंह की भूतपूर्व प्रेमिका, वो स्वेटर बुना करती थी भूप दादा के लिए। भूप दादा कौन थे? रूप सिंह के बड़े भाई भूप सिंह, उनके लिए स्वेटर बुना करती थी। रूप सिंह की माही छोड़ मसूरी जाने की घटना क्या थी? कि शेखर कपूर के पिता ट्रेनिंग के लिए माही गांव आए हुए थे और रास्ता भटक गए थे। रूप सिंह ने उनकी सहायता की और पहाड़ों को पार करवाया, वही उसे मसूरी ले गए थे। माही के पहाड़ी लोग ठंड से बचने के लिए क्या पहनते थे? चुस्ती व ऊन का लावा। रूप सिंह ने 10 की गड्डी से निकालकर महीप सिंह को नोट दिए, 12 नोट। रूप सिंह ने गांव में दादा त्रिलोक सिंह से पूछा कि राम सिंह व उसके बेटे कहाँ हैं, उनके बारे में। राम सिंह के 2 बेटे थे, भूप सिंह और स्वयं रूप सिंह। रूप सिंह को पर्वतारोहण के लिए सरकार कितनी तनख्वाह देती थी? 4000 रुपए। बाबा व माँ के बारे में पूछने पर त्रिलोक सिंह ने क्या बताया? कि आसमान की ओर उन्होंने उंगली उठाई, अर्थात वो भगवान को प्यारे हो गए हैं। एक औरत ने रूप सिंह को क्या बताया? कि भूप सिंह के परिवार में वह स्वयं है, उसकी पत्नी है, वह एक बेटा है जिसका नाम महीप सिंह है। भूप सिंह ने रूप सिंह व शेखर को हिमांग पर चढ़ाया, अपनी कमर में बंधे मफलर के दोनों छोरों को पकड़ाकर। रूप सिंह ने भूप सिंह से गांव से दूर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बसने का कारण पूछा, तो रूप सिंह ने बताया कि तेरे जाने के बाद 1 साल बाद इतनी अधिक बर्फ गिरी कि हिमांग भी उसका वजन सहन न कर सका और माँ बाप, खेत खलियान, मकान सभी मलबे के नीचे दब गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूप सिंह ने चाय पीते पीते रूप सिंह को बचपन में बाबा द्वारा सुनी कहानी सुनाई, एक छोटी चिड़िया और गिद्ध की। गिद्ध ने उस नन्ही चिड़िया से क्या शर्त लगाई? कि अगर वह मेरे से ऊंची उड़ान नहीं उड़ पाएगी तो वह उसे खा जाएगा। नन्ही चिड़िया ने गिद्ध से शर्त किस प्रकार जीती? वह उसकी पीठ पर बैठ गई और उससे हमेशा ऊंची रही। उस चिड़िया की तरह मैं भी यमराज की पीठ पर बैठा हुआ हूँ। भूप सिंह के खेत में फसल खड़ी थी, मकई की, और खेत के चारों ओर सेब व देवदार के पेड़ लगे हुए थे। खेत में काम बढ़ जाने पर भूप ने क्या किया? दूसरी औरत से शादी कर ली ताकि काम का बोझ हल्का हो जाए। भूप सिंह ने बताया कि शैला की मौत कैसे हुई। जब महीप 9 वर्ष का था तब कुछ बताए बिना ही वह सूपी नदी में कूद गई। तब से महीप भी घर छोड़कर चला गया। आप पहाड़ हैं या पहाड़ पर चढ़ने वाले, ये शेखर ने भूप सिंह से पूछा। शेखर ने
भूप सिंह से पूछा कि ये बैल पहाड़ पर कैसे चढ़े, तो भूप सिंह ने कहा, इनको मैं कंधे पर बैठा के लाया था जब ये छोटे थे तब। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टडी मेंटर चैनल पर आपको कक्षा 9 से 12 तक के पद्य से संबंधित जितने भी अध्याय हैं वो भावार्थ सहित प्रस्तुत किए गए हैं। वहीं डू योर बेस्ट एंड यू विल सक्सीड चैनल पर आपको कक्षा 9 से 12 तक के गद्य भाग से संबंधित जितने भी अध्याय है वो वहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। अब शुरू करते हैं अध्याय नंबर 3। अध्याय नंबर 3 के रचयिता है विश्वनाथ त्रिपाठी, जिनका जन्म सन 1931 को बिस्कोहर गांव, जिला बस्ती, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश में होता है। प्रारंभिक शिक्षा गांव में होती है। उसके बाद बलरामपुर कस्बे में आगे की शिक्षा प्राप्त की। उच्च शिक्षा के लिए पहले कानपुर, बाद में वाराणसी गए। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से PhD की उपाधि प्राप्त की। शुरू में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के राजधानी कॉलेज में अध्यापन कार्य किया और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में अध्यापन कार्य से जुड़े रहे। यहीं से सेवानिवृत्त होकर स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो प्रारंभिक अवधि, हिंदी आलोचना, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, लोकवादी, तुलसीदास, मीरा का काव्य, देश के इस दौर में कुछ कहानियां, कुछ विचार, प्रमुख आलोचना और इतिहास संबंधी ग्रंथ है। पेड़ का हाथ, जैसा कह सका, प्रमुख कविता संग्रह है। उन्होंने आरंभ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ अदद हमान अब्दुल रहमान के अपभ्रंश काव्य संदेश राष्ट्र का संपादन किया तथा कविताएं 1963, कविताएं 1964, कविताएं 1965 अजीत कुमार के साथ वह हिंदी के प्रहरी रामविलास शर्मा, अरुण प्रकाश के साथ संपादित किया। हाल ही में उनकी एक और पुस्तक व्योमकेश दरवेश का प्रकाशन हुआ है, जो हिंदी के सुप्रसिद्ध आलोचक एवं साहित्यकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है। उनको गोकुल चंद्र शुक्ल आलोचना पुरस्कार, डॉक्टर रामविलास शर्मा सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, हिंदी अकादमी दिल्ली के साहित्यकार सम्मान आदि से सम्मानित किया गया है। अध्याय का नाम है बिस्कोहर की माटी। ये विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा नंगा तलाई गांव का एक अंश है। ये अंश गांव स्मृति के परिप्रेक्ष्य में रचा गया है। इसमें सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, प्रकृति के साथ मनुष्य के संबंधों की मार्मिक पड़ताल भी मिलती है। जीवन की स्थितियां ऋतुओं के साथ कैसे बदलती हैं और प्रकृति के प्रकोपों को ग्रामीण जीवन किस तरह झेलता है तथा उसी प्रकृति का वह किस तरह सहज उपयोग करता है और उससे कितना अटूट प्रेम करता है, ये सारे भाव मिलकर इस पद्यांश की अद्भुत अभिव्यंजना को प्रमाणित करते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो यह पाठ ग्रामीण जीवन के रूप, रस और गंध को उकेरने वाला एक मार्मिक पाठ है। प्रस्तुत अध्याय बिस्कोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा नंगा तलाई गांव का एक अंश है। आत्मकथा शैली में लिखा गया यह पाठ अपनी अभिव्यंजना में अत्यंत रोचक और पठनीय है। लेखक ने इस उम्र के कई पड़ाव पार करने के बाद अपने जीवन में माँ, गांव, आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हुए ग्रामीण जीवन शैली, लोक कथाओं, लोक मान्यताओं को पाठक तक पहुंचाने की कोशिश की है। गांव शहर की तरह सुविधा युक्त नहीं होते, बल्कि प्रकृति पर अधिक निर्भर रहते हैं। इस निर्भरता का दूसरा पक्ष प्राकृतिक सौंदर्य भी है, जिसे लेखक ने बड़े मनोयोग से जिया और प्रस्तुत किया है। एक तरफ प्राकृतिक संपदा के रूप में अकाल के वक्त खाई जाने वाली कमल ककड़ी का वर्णन है, दूसरी ओर प्राकृतिक विपदा बाढ़ से बदहाल गांव की तकलीफों का जिक्र है। कमल कोयलियां हर श्रृंगार के साथ साथ
लेखक ने ग्रामीण प्राकृतिक सुषमा और संपदा को इस अध्याय में दिखाया है। तो दोहड़ा, मजगिदवा, धामिन, गौवन, घोरकड़ाइच आदि सांपों, बिच्छुओं आदि के वर्णन द्वारा भय मिश्रित वातावरण का भी निर्माण किया है। ग्रामीण जीवन में शहरी दवाइयों की जगह प्रकृति से प्राप्त फूल पत्तियों के प्रयोग भी आम है, जिसे लेखक ने रेखांकित किया है। पूरी कथा के केंद्र में बिस्कोहर जो लेखक का गांव है और एक पात्र विश्वनाथ जो स्वयं लेखक विश्वनाथ है। गर्मी, वर्षा और शरद ऋतु में गांव में होने वाली दिक्कतों का भी लेखक के मन पर प्रभाव पड़ा है, जिसका उल्लेख इस रचना में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। 10 वर्ष की अवस्था के करीब उसे 10 वर्ष बड़ी स्त्री को देखकर मन में उठे बसे भावों संवेगों के अमिट प्रभाव पर उसकी मार्मिक प्रस्तुति के बीच संवादों की यथावत आंचलिक प्रस्तुति अनुभव की सत्यता और नैसर्गिकता की द्योतक मानी जाती है। पूरी रचना में लेखक ने अपने देखे भोग्य यथार्थ को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया है। लेखक की शैली अपने आप में अनूठी और बिल्कुल नई है। प्रमुख शब्दार्थ हैं। बसेन मतलब कमल, नाल कमल का तना, कुमुद होता है जलपुष्प, कोइया या कोकाबेली सिंगाड़ा होता है, जलफल कांटेदार फल जो पानी में होता है, बतिया होता है फल का अविकसित रूप, प्रयोजन होता है उद्देश्य, कथरी होता है बिछौना, साफ सफाक होता है साफ और स्वच्छ, इफरात होता है अधिकता, भेंट होता है टीले या धुएं, बरहा होता है खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई नाली, सुबकना धीमे स्वर में रोना, आँख आना मतलब गर्मियों के मौसम में आँख का रोग होना, थिरकना नाचना, अगाध होता है भरपूर, आर्द्र होता है नमी। अन्य शब्दार्थ हैं। पुलक मतलब लोमहर्षक, पावन, पवित्र, कुटनी कंगनी, व्याकुल, उत्सुक, अंक, गोद, हेक्सा मतलब ककोड़ा, परिणति, नतीजा, गोंजर होता है कन खजूरा। पहला क्वेश्चन है बिस्कोहर की माटी, रचना अंश है विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा नंगातलाई गांव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांव के लोग कमलताल व कमल पत्र को क्रमशः क्या कहते थे। तो कमलताल को तो बसेन कहते थे और कमल पत्र को पुरीन कहते थे। शरद ऋतु में खिलने वाली कोकाबेली या कुमुद क्या कहलाती थी, कोइया कहलाती थी। विश्वनाथ ने माना कि सभी चीजें प्रत्येक चीज में थी और प्रत्येक सब में। ये गांव में ज्ञात अज्ञात वनस्पतियों, जल के विविध रूपों और मिट्टी के अनेक वर्णों से समस्त वातावरण सजीव लग रहा था। माँ की बच्चे के प्रति ममता क्या बिना प्रयोजन के होती है, ये कौन कहते थे, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। मालिक दाई घर के दरवाजे पर हर श्रृंगार की राशि रख जाती थी पितृपक्ष के समय। दूध पिलाते पिलाते विश्वनाथ की माँ उसे थप्पड़ मारती है, क्योंकि विश्वनाथ द्वारा माँ के स्तन में दांत चुभने पर। 3 वर्ष की आयु में विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हुआ, उसके छोटे भाई के आने से उसका माँ के दूध पर से अधिकार समाप्त हो गया था। कि जब वो 3 वर्ष का था तब उसके छोटे भाई का जन्म हुआ था। सुई की डोरी से बनी हुई कथरी क्या कहलाती थी, वो सूदनी कहलाती थी। बचपन में विश्वनाथ का पालन पोषण किसने किया, पड़ोस में रहने वाली कस्यरिन दाई ने। खेतों में उगने वाले भरबंडा मतलब सत्यानाशी किस काम आती थी, तो आंखें दुखने पर उसके दूध को आंखों में डाला जाता था। विषहर में पाए जाने वाले विषहीन सांप जिसमें विष नहीं होता वो कौन से थे, डोंडड़ा है, वामन जाति का सांप था। मजगिदवा, धामिन जो है वो पूंछ से मारने पर अंग सड़ जाता है, ये विषैले नहीं बल्कि विषहीन सांप थे। विषहर में पाए जाने वाले विषैले सांप कौन से थे, घुंगवन जिसको फेंटारा भी कहते हैं और घोड़ कड़ाइच। बर व ततैया का डंक निष्प्रभावी हो जाता है बेर का फूल सूंघने से। गर्मी का एक फल जो तरकारी बनाने के भी काम आता है वो है कटहल।
विश्वनाथ को लू से बचाने के लिए उसकी माँ क्या करती थी, उसकी धोती या कमीज के प्याज बांध देती थी। बिस्कुअर के खेतों में पानी देने के लिए छोटी छोटी नालियां बनाई जाती थी, जिनको क्या कहा जाता था, बरहा कहा जाता था। 10 वर्ष की आयु में विश्वनाथ आकर्षित हुए थे अपने से 10 वर्ष बड़ी लड़की या औरत पर। विश्वनाथ ने अपनी भावना को व्यक्त करते हुए उस औरत से क्या कहा कि जो तुम्हें पाएगा, कि जिसको तुम मिल जाओगी वह जरूर पागल हो जाएगा। अब शुरू करते हैं अध्याय नंबर 4। अध्याय नंबर 4 के रचयिता हैं प्रभाष जोशी, जिनका जीवन काल है 1937 ईस्वी को इंदौर मध्य प्रदेश में जन्म होता है और 2009 ईस्वी को इनकी मृत्यु होती है। इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत नई दुनिया के संपादक राजेंद्र माथुर के सानिध्य में की और उनसे पत्रकारिता के संस्कार प्राप्त किए। इंडियन एक्सप्रेस के अहमदाबाद, चंडीगढ़ संस्करणों का इन्होंने संपादन किया। प्रजापति का संपादन और सर्वोदय संदेश में संपादन सहयोग किया। 1983 ईस्वी में उनके संपादन में जनसत्ता अखबार निकला, जिसने हिंदी पत्रकारिता को नई ऊंचाइयां प्रदान की। गांधी, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण के आदर्शों में यकीन रखने वाले प्रभाष जोशी जी ने जनसत्ता को सामाजिक सरोकारों से जोड़ा। वे जनसत्ता में नियमित स्तंभ भी लिखा करते थे। कागजकारे नाम से उनके लेखों का संग्रह प्रकाशित है। सन 2005 में जनसत्ता में लिखे लेखों संपादकियों का चयन हिंदू होने का धर्म शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। प्रभाष जी ने मालवा की मिट्टी के संस्कार उनके अंदर बसे हुए हैं और वे इसी से ताकत पाते हैं। देशज भाषा के शब्दों को मुख्य धारा में लाकर उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को नया तेवर प्रदान किया है। उसे अनुवाद की कृत्रिम भाषा की सहज बोलचाल की भाषा के करीब लाने का प्रयास किया है। प्रभाष जी ने पत्रकारिता में खेल, सिनेमा, संगीत, साहित्य जैसे गैर पारंपरिक विषयों पर गंभीर लेखन की नींव डाली है। क्रिकेट, टेनिस और या कुमार गंधर्व का गायन, इन विषयों पर उनका लेखन मर्मस्पर्शी रहा है। अपना मालवा समाचार पत्र जनसत्ता में प्रकाशित प्रभाष जोशी के आलेख की प्रस्तुति है, जिसमें मालवा क्षेत्र का जनजीवन मुख्य होकर सामने आया है। यह पाठ जल और पर्यावरण संबंधी समस्याओं को केंद्र में रखे हुए है। कितने जीवट के साथ इस क्षेत्र के लोग प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं, उसका प्रभावशाली चित्रण इस पाठ में किया गया है। साथ ही यह पाठ उस तकनीकी और प्रौद्योगिकी विकास पर प्रहार करता है जिसके चलते ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों की अस्मिता नष्ट हो रही है। अध्याय नंबर 4 प्रभाष जोशी का अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ जनसत्ता 1 अक्टूबर 2006 के कागज कारे स्तंभ से लिया गया। इस पाठ में लेखक ने मालवा प्रदेश की मिट्टी, वर्षा, नदियों की स्थिति, उद्गम एवं विस्तार तथा वहाँ के जनजीवन एवं संस्कृति को चित्रित किया है। पहले के मालवा धरती गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर की। अब के मालवा नदी नाले सूख गए, पग पग नीर वाला मालवा सूखा हो गया से तुलना की है। जो मालवा अपनी सुख समृद्धि एवं संपन्नता के लिए विख्यात था, वही अब खाऊ उजाड़ू सभ्यता में फंसकर उलझ गया है। यह खाऊ उजाड़ू सभ्यता यूरोप और अमेरिका की देन मानी जाती है, जिसके कारण विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अपसभ्यता बन गई है। इससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई है, पर्यावरण बिगड़ा है। लेखक की पर्यावरण संबंधी चिंता सिर्फ मालवा तक सीमित न होकर सार्वभौमिक हो गई है। अमेरिका की खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति ने दुनिया को इतना प्रभावित किया कि हम अपनी जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता तथा अपनी धरती को उजाड़ने में लगे हुए। इस बहाने लेखक ने खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति के द्वारा पर्यावरणीय विनाश की पूरी तस्वीर खींची है, जिससे मालवा भी नहीं बच सका।
आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें अपनी जड़ जमीन से अलग कर दिया है। सही मायनों में हम उजड़ रहे हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने पर्यावरणीय सरोकारों को आम जनता से जोड़ दिया है तथा पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया है। प्रमुख शब्दार्थ हैं नेथरी, फैलिया चमकीली, चौमासा, बारिश के 4 महीने। चौमासा में बहुव्रीहि समास है, कोई भी 4 महीने न होकर जो बारिश के महीने लिए हुए उन्हीं में बारिश होती है। ओटले मतलब मुख्य द्वार, घाव घाव मतलब बादलों के गरजने की आवाज, पानी बहुत गिरा मतलब बहुत पानी गिरा, यह बरसात बहुत तेज हुई। फसल तो गली गई मतलब फसल पानी में डूबकर सड़ और गल गई। परंतु उन्होंने मतलब उन्होंने अति मतलब बढ़ा चढ़ाकर या अतिशयोक्तिपूर्ण बात कहना। मालवा धरती गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर। मालवा की धरती गहन गंभीर है, जहाँ डगर डगर पर रोटी और पग पग पर पानी मिलता है, यानी मालवा की धरती खूब समृद्ध है। पश्चिम के रिनेसा मतलब पश्चिम का पुनर्जागरण काल, विपुलता की आश्वस्ति मतलब संपन्नता या समृद्धि का आश्वासन। अब की मालवा खूब पक्यो है का अर्थ है अब की मालवा खूब समृद्ध है, यानी इतनी बरसात हुई कि फसलें हरी भरी हो गई। पहले माता बिठाएगा मतलब पहले माता की मूर्ति स्थापित करूंगा। रड़का मतलब लुढ़का, मंदिर के उजाले से गमक रही थी मतलब हल्के प्रकाश में सुगंधित हो रही थी। चौथ का चांद मतलब चतुर्थी का चांद। छप्पन का काल मतलब 1899 का भीषण अकाल। दुष्काल का साल मतलब बुरा समय या अकाल। पूर्व होता है बाढ़, गाद होता है झाग, कूड़ा कचरा। कलमल करना मतलब सकरे रास्ते से पानी बहने की आवाज। सदा नीरा मतलब हर वक्त बहने वाली नदियाँ। अन्य शब्दार्थ हैं। मालवा का अर्थ होता है मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध भूभाग। धौंस धमकी। पूर होता है नदी की तेज धार। प्रतीति मतलब जानकारी, छिछली, ओछी या कम गहरी। चैतन्य होता है सजग। अथा होता है अधिक गहरा। गमक महक, आश्वस्ति, तसल्ली का भाव। गुलजार होता है प्रफुल्ल। अपना मालवा पाठ है कहाँ से लिया गया है, तो ये जनसत्ता अखबार के कोरे कार्य स्तंभ से, कोरे न होकर कार्य स्तंभ से 1 अक्टूबर 2006 को। खाऊ जाड़ू सभ्यता देन मानी जाती है यूरोप व अमेरिका की। नागदा स्टेशन पर लोगों को चाय पिलाने व जरूरी समाचार देने का कार्य कौन कर रहा था? मीणा जी। मीणा जी के दुखी होने का प्रमुख कारण था कुआलालंपुर में भारत के हार जाने के कारण। लेखक व उनकी पत्नी जा रहे थे उज्जैन। लेखक ने नर्मदा नदी के दर्शन किए ओंकारेश्वर व नेमावर से। लेखक ने नर्मदा, चोरेल, क्षिप्रा व चंबल नदियों को बहते हुए देखा था। क्रमशः कहाँ से? नर्मदा, बजवाड़ा, चोरेल, चिमरोल, क्षिप्रा, केवड़ेश्वर और चंबल घाटा बिलोद से। लेखक ने सभ्यताओं की जननी किसको माना है? नदियों को। लेखक ने देखा कि लंबे समय के बाद मालवा में बरसात हुई। वो हुई थी सामान्य से लगभग 5 इंच ज़्यादा, मतलब सामान्य बरसात होती थी 35 इंच और उस टाइम बरसात हुई 40 इंच। मालवा में छप्पनिया अकाल मतलब 1899 के समय कितनी बरसात हुई थी? 15.75 इंच। मालवा में अतिवृष्टि मतलब 77 इंच बरसात कब हुई थी? 1973 ईस्वी को। मालवा सभ्यता के खाऊ जाड़ू सभ्यता बनने का प्रमुख कारण क्या था? औद्योगिक सभ्यताओं का विकास। औद्योगिक सभ्यताओं के कारण मानव ने प्राकृतिक वातावरण में वृद्धि कर दी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से तापमान में 3 डिग्री वृद्धि। मालवा क्षेत्र के बारे में क्या कहावत है कि मालवा धरती गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर। इसी के साथ ये संपूर्ण पुस्तक कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।